स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। अमूमन देखा जाता है हर चुनाव के बाद ईवीएम के विश्वसनीयता पे सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। ईवीएम के बारे में आम जनता कितना समझती है ये बात दूसरी है, लेकिन कुछ लोग लगातार ईवीएम के खिलाफ खड़े रहते हैं और उसके खिलाफ आवाज उठाते नजर आते हैं, जिसमें से एक प्रसिद्ध वकील दिल्ली से एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी, जो लगातार ईवीएम का विरोध करते आए हैं और विरोध करते रहते हैं। आज हम उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों वो ईवीएम की खिलाफत करते हैं, क्यों उसका विरोध करते हैं और उसके पीछे के कारण क्या क्या है, उससे क्या नुकसान है और क्या क्या फायदे हैं। आइए चलिए बात करते हैं एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी से। जी सर, एक्चुअली जिस तरह से लोग कहते हैं कि भाजपा तो चुनाव जीतती जा रही है, लगातार जीतती जा रही है, भले ही आप आंदोलन कीजिए, आप उसके विरोध में बोलिए, चाहे कुछ भी कीजिए, इतने सारे आंदोलनों के बीच आपका भी एक आंदोलन नजर आता है ईवीएम को लेके। आपकी भी लगातार बार बार आवाज उठती रहती है ईवीएम के खिलाफ। इलेक्शन की जीत और ईवीएम का संबंध कुछ आपको लगता है सर इसमें कुछ है? मुस्ताक जी, ये इसका सीधा संबंध है। इसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा तो आप ये सारी चीजें बिल्कुल समझ जाएंगे कि कैसे इसका संबंध है। देखिए, यही बीजेपी थी जब बीजेपी ने ईवीएम का जबरदस्त तरीके से विरोध किया। 2009 के आसपास से अगर आप देखें तो इन्हीं के एक जीवीएल नरसिम्हा करके जो इस समय एमपी भी हैं, और एक और दूसरे इनके एमपी जो सुब्रमण्यम स्वामी, जीवीएल नरसिम्हा ने ईवीएम काम नहीं, ईवीएम जो है उसमें चोरी होती है, ईवीएम की हैकिंग होती है, ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है, ये सारी चीजें लेके 246 पेज की एक किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क करके, 246 पेज की किताब, और विरोध किया ईवीएम का। साथ में जो इनके सुब्रमण्यम स्वामी इनके एमपी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करी और उसमें कहा कि ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं। 8 अक्टूबर 2013 को वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डिसाइड होकर जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो भी एक षड्यंत्र था कि ईवीएम पे उठने वाले जो सवाल हैं उन सवालों को कैसे खत्म किया जाए और कैसे दूसरी तरफ जो है अपना काम भी हो जाए, तो इन्होंने उसके साथ में वीवीपैट ऐड करवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में यह माना है, और यहां तक भी माना है कि जो वो डिसीजन 8 अक्टूबर 2013 का है, उसके पैरा नंबर 9 में जो सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पिटीशन में लिखा है उसको एज इट इज कोट किया है, और कहा उसमें यह गया है पैरा नंबर 9 में कि ईवीएम से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। बटन दबाने का मतलब यह नहीं है कि आपने वोट डाल दी और जिस व्यक्ति को और जिस पार्टी को आपने वोट डाली है आपका वोट उसी को गया है। ये मैं वो बता रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 9 में एज इट इज पैरा सुब्रमण्यम स्वामी की पिटीशन का कोट किया, और यह कहा गया है कि वोट डालने का मतलब है कि जो व्यक्ति वोट डाला है उससे ये बात पूरी तरह से एंश्योर होनी चाहिए कि उसने जिस व्यक्ति को वोट डाला है उसका वोट उसी को गया है, उसी पार्टी को गया है, उसका वोट कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीजें बिल्कुल उसको साफ साफ नजर आनी चाहिए। ये उस पैरा नंबर 9 में लिखा है। और फिर पैरा नंबर 27 में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि यह बात सही है कि ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लिखा है। और फिर पैरा 28 में वीवीपैट को ऐड करते हुए कहा है कि भाई ये जो है वीवीपैट, इसको इसलिए इसमें ऐड किया जा रहा है कि ईवीएम में क्योंकि गड़बड़ी हो सकती है तो वीवीपैट से वो गड़बड़ी रुक जाएगी। लेकिन हकीकत आज की यह है कि वीवीपैट में भी वैसे ही गड़बड़ी होती है। अगर इसके विषय में जानना चाहें तो एक आईएएस जिन्होंने इस्तीफा दिया, कनन गोपीनाथ, उन्होंने बहुत अपनी एक वो दी है एप्लीकेशन, उसको दिए, एक
नोटिस कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन को। अच्छा। उन्होंने उसमें लिखा है, सारी कमियां उनकी, सारी चीजें बताई हैं, लेकिन वो चीजें लोगों के सामने नहीं आ पा रही हैं। साथ में ईवीएम को, आप अगर ईवीएम सही है तो 2019 का जो चुनाव हुआ है, 2019 के चुनाव में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 24 मई को, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 373 लोकसभा क्षेत्रों पर जितनी वोटें पड़ी थी उनसे 8,000 से लेकर 18,000 वोटें ज्यादा या कम थी। ये इलेक्शन कमीशन के डाटा है, मेरे नहीं है। इसके ऊपर द क्विंट ने उनको लेटर लिखे, एक नहीं 4 लेटर लिखे, और उनसे पूछा कि भाई ये क्या है तमाशा, ये क्या चीजें हैं, जितनी वोटें पड़ी हैं उससे ज्यादा वोटें काउंट हो रही हैं, तो अगर ईवीएम सही है तो एक भी वोट कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहां तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 8,000 से लेकर 18,000 वोट ज्यादा या कम है। और उसी दिन अगर आपने देखा होगा, शाम के समय जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव जी, जो बदायूं से जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने खुद प्रेस के सामने आके ये कहा कि उनके एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग वोट तो पड़ी 1,81,000 और वोट निकल के आ रही हैं लगभग 1,88,000 या 89,000 के लगभग, मतलब 8,000 वोटों का वहां अंतर था। तो ये अंतर कैसे है? दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन से जब ये बात पूछी गई तो उसने इसका क्लैरिफिकेशन तो नहीं दिया, जवाब तो नहीं दिया, आज तक भी नहीं दिया। आप देखें लगभग पौने 2 साल हो चुके, बावजूद उसके आज तक जवाब नहीं दिया, बल्कि 4 दिन बाद ही 27-28 तारीख में इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट से वो सारा डाटा ही हटा दिया। इसके बाद एक और आरटीआई डाली गई द क्विंट ने कि भाई जो वीवीपैट का डाटा है आप वो तो बता दीजिए कि 2019 में जो वीवीपैट में कितनी पर्चियां निकली। इलेक्शन कमीशन का जवाब आया आरटीआई में कि हमें नहीं पता कि वीवीपैट में कितनी पर्चियां निकली, कितनी उसकी काउंटिंग है। अब आप ये सवाल बताइए कि अगर इलेक्शन कमीशन को लोकसभा के इलेक्शन की वीवीपैट की पर्चियों का पता नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि बेईमानी हुई है और गड़बड़ी है। एक तरफ 8,000 से 18,000 ज्यादा हैं, फिर आप वीवीपैट की काउंटिंग नहीं बता रहे हैं। फिर और भी बहुत सी ऐसी टेक्निकल चीजें हैं, जैसे उसमें जीपीएस सिस्टम लगा होना चाहिए, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग, उसका पूरा डाटा होना चाहिए, वो कहीं भी नहीं था, वो सारा का सारा गायब था। ठीक है ना सर? ये जो सारी की सारी चीजें नहीं, ये तो इसी बात के लिए काफी है। इसके अलावा मैं और एक उदाहरण आपको बड़ा लेट वो बताऊंगा। उसी लोकसभा चुनाव में बागपत लोकसभा क्षेत्र से सुभाष कश्यप नाम के एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट वो इलेक्शन लड़े थे। उस आदमी की वोट, मैं मान सकता हूं कि एक व्यक्ति से अगर कोई नाराज हो, उसकी पत्नी ना दे, उसका भाई ना दे, उसकी मां ना दे, पिता ना दे, बेटा ना दे, कोई ना दे, पर कम से कम वो आदमी तो अपने लिए वोट देगा जो जिसने नॉमिनेशन भरा है, जो कैंडिडेट है। उस बागपत लोकसभा क्षेत्र में उसी के बूथ में उस आदमी की वोट नहीं निकली, 0 वोट निकली है। कैसे संभव हो सकता है? ये सारी की सारी चीजें हैं। ये बहुत ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल सामने हैं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन आज तक इस बात का जवाब नहीं हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन आज भी पड़ा है जो मनोरंजन राय ने डाला हुआ है 2018 का, कि जो आपने 2 कंपनियों से जिनसे वीवीपैट ली आपने, ईवीएम ली पिछले 15 साल में, उनकी गिनती बताइए। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने 20 लाख ली हैं, और जब उन कंपनियों से पूछा गया तो टोटल गिनती आती है 39 लाख, यानी 19 लाख के लगभग एवरेज उसको जो कहा गया कि 20 लाख ईवीएम का पता नहीं है कि कहां है। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास में नहीं है। ये वो सारी चीजें हैं जिनका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, और नहीं दे रहा है तो निश्चित रूप से गड़बड़ी है। अगर मैं उसकी एक बात और चीज इससे भी आपको पता लग जाएगी। मुश्ताक सर, आप ये देखें कि जो ईवीएम है इसके विषय में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसमें जो चिप लगती है वो चिप है ओटीपी, यानी 1 टाइम प्रोग्रामिंग वाली है, उसकी दोबारा प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती। लेकिन जब आरटीआई से इंफॉर्मेशन मांगी गई है तो कहा गया है कि ये जो है इसकी दोबारा से भी रीप्रोग्रामिंग हो सकती है। इसके अलावा सकती है, खुद हमने जंतर मंतर पर 3 बार न केवल ईवीएम बल्कि वीवीपैट, उसकी भी डेमो हमने बाकायदा दिखाई है, डेमोस्ट्रेशन दिखाई है कि किस तरह से ईवीएम में गड़बड़ी होती है
वोट किसको डाली जाए और चली किसको जाती है और कैसे जाती है। क्योंकि जब आप, ये तो प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग आप करेंगे वो प्रोग्रामिंग हो जाएगी, ये सब कुछ मालूम है। इससे भी बड़ी एक बात है, वो बात यह है मुश्ताक जी कि जिस देश की आधी से अधिक आबादी अनपढ़ हो और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, जैसे आप हैं, मैं हूं और बहुत से लोग हैं करोड़ों की संख्या में, वो पढ़े लिखे लोग भी ये नहीं जानते कि ईवीएम किस तरह से काम करती है। उस देश में आप ईवीएम क्यों चलाए जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि देश की जनता आपके खिलाफ। जिस 2019 के चुनाव की बात कर रहे हैं, उस 2019 के चुनाव में बेईमानी करने के बावजूद भी बीजेपी को उतनी वोट नहीं मिली जितनी सीटों की बात हो रही है। ये सारी स्थितियां सामने, और देश की लगभग 62% आबादी मोदी जी के विरोध में है। ये मतलब ये आंकड़े हैं, मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े हैं जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं। फिर भी सरकार इसको लगातार लागू की जा रही। तो साफ है कि ईवीएम में गड़बड़ी। दो उदाहरण देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। 2017 में चुनाव हुआ विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसी साल जब नगर पालिका के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, तो जो नगर परिषद थी बड़ी 14, उनमें ईवीएम इस्तेमाल हुई। उनमें से 14 में से 12 बीजेपी ने जीती। लेकिन बाकी और जगह जो हजारों की संख्या में थी, छोटी छोटी नगर पालिकाएं, नगर परिषद मेंबर जो हैं, उनमें वो इस्तेमाल हुए बैलेट पेपर, वहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। और वहां सुपड़ा इस तरह से साफ हुआ कि जो विधानसभा में वोट मिली उनको, उससे 10% वोट कम मिली। अब एक लेटेस्ट उदाहरण, अभी जम्मू कश्मीर में डीडीसी का चुनाव हुआ है। उस चुनाव में उनकी स्थिति यह है कि 2016 में विधानसभा का चुनाव और 2020 में 19 में लोकसभा के चुनाव में जितनी वोट मिली, उससे कम वोट उनको डीडीसी में मिली है। यहां तक कि जो गढ़ है जम्मू बीजेपी का, उस गढ़ में भी जो कश्मीर के जो बाकी ग्रुप हैं, उनको 37 सीटें मिली उनके गढ़ में, बीजेपी के गढ़ में। किस लिए? क्योंकि वहां पर चुनाव जो हुआ है बैलेट पेपर से। तो ईवीएम में गड़बड़ी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे डिबेट हो सकती है। हम पूरे प्रूफ सहित ये सारी बातें सिद्ध कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन बीजेपी, क्योंकि मालूम है कि लोग उसके खिलाफ हैं, और इस हालत में आज की तारीख में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम 75 से 80% लोग बीजेपी के बहुत बुरी तरह से खिलाफ है। फिर भी ईवीएम को रखा हुआ है। जी सर, अभी ईवीएम के इतने सारे आपने गिना दिए। बेसिक तौर पे अगर मैं समझूं, बुनियादी तौर पे अगर एक आम आदमी की भाषा में मैं समझूं, तो ये समझूं कि मैं बटन तो दबा देता हूं, वो वोट कहाँ जा रही है उसका, वो मेरे अख्तियार के बाहर हो जा रहा है, मेरे कंट्रोल के बाहर हो जा रहा है। क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर नहीं हूं, तो मैं वो चीज नहीं समझ सकता कि वोट कहाँ जाएगा। इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतनी ट्रांसपेरेंसी हमारे लोकतंत्र में चाहिए। बिल्कुल चाहिए भाई। देखिए, हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि मैं जिसको वोट दे रहा हूं, मुझे पूरी तरह से कंफर्म होना चाहिए कि मेरा वोट उसी को गया, उसी व्यक्ति को, उसी पार्टी को। ये पूरा मेरे सामने क्लियर होना चाहिए, और ये बैलेट पेपर के अलावा संभव नहीं। मतलब कि अगर भले ही उसमें कोई खोट हो या ना हो, जो भी हो, ये प्रोसेस पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। क्योंकि इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अलावा ये प्रोसेस कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल जी सर, अभी मैं थोड़ा अगले सवाल पे आ जाता हूं सर। इतनी सारी खामियां आपने गिना दी, कहीं कोई लीगल रेमेडीज है सर इस चीज के लिए? देखिए, लीगल रेमेडी जो है, सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर रिट भी फाइल की गई। लेकिन अफसोस ये है कि 2013 का डिसीजन देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के विषय पर सुनने को तैयार नहीं। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। हालांकि मैं ये मानता हूं केवल एक ही सवाल सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर को पूरी तरह से डिसाइड करने के लिए काफी है। वो ये है जो मैंने लास्ट में कहा कि जिस देश की आधी से अधिक आबादी अनपढ़ हो और पढ़े लिखे लोग भी जो इसकी टेक्निकलिटी है ईवीएम की, उसे नहीं समझते कि मशीन कैसे काम करती है। बस इतना ही काफी है, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी वोट ही सबसे महत्वपूर्ण है। और वो वोट आपकी किसको जा रही है, आप किसको दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं उसी को जा रही है, नहीं जा रही है, वो आपकी वोट जो है वैलिड है, इनवैलिड है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और कोई भी प्रोसेस अगर इस चीज के रास्ते में रुकावट बनता है, तो वो प्रोसेस
खत्म हो जाना चाहिए तुरंत। जर्मनी में सिर्फ इसी बात पर खत्म कर दिया गया था। जर्मनी में ये जब सारी ईवीएम के विषय में रिट डाली गई तो उसमें यह कहा गया कि केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो वही समझ सकता है, इसे बाकी तो समझ नहीं सकता। इसलिए जो एक समानता का अधिकार है और लोकतंत्र में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय का अधिकार, ये अपने आप में उसकी नींव है, सबसे महत्वपूर्ण है। और समानता का अधिकार इससे खत्म हो रहा है क्योंकि टेक्निकल जो चीज है उसको टेक्निकल एक दिमाग जो है, जो व्यक्ति है वही समझता है, बाकी किसी को नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को, जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने माना, हाँ ये बात सही है। और ये मैं वही बात बता रहा हूं जो जीवीएल नरसिम्हा की डेमोक्रेसी एट रिस्क जो है वो किताब 246 पेज की लिखी हुई है ना, उसी में है ये उदाहरण। आप देखिए मतलब क्या एक अजीब विरोधाभास है। तो ये स्थिति समझनी चाहिए, ये लोकतंत्र है, मजाक नहीं है। और ये तो मैं समझता हूं उसके बाद कोई और किसी चर्चा की भी जरूरत नहीं कि 8 अक्टूबर 2013 के सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट खुद मान रही है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो नहीं सकता। पैरा 27 में उसने माना है। ये मानते हुए भी उसने जो है वो किया। अब मुझे आप एक बात बताइए, 2 मशीनें यूज कर रहे हैं आप, एक ईवीएम और एक वीवीपैट। एक मशीन के विषय में आप जानते हैं कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, आप दूसरी मशीन क्यों लगा रहे हैं? आपको नहीं चाहिए कि ये मशीनें ही बिल्कुल हटा दी जाएं। इसके अलावा भी किसी आर्गुमेंट की या किसी चीज की जरूरत है, लेकिन उस सब के बावजूद भी नहीं हो रहा। और एक चीज और जो सुप्रीम कोर्ट ने, एक बड़ी कंट्राडिक्शन वाली बात है, जब 21 पार्टियों ने मिलके सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली कि भाई जो वीवीपैट की पर्चियां हैं उनकी 50% की गिनती करा ली जाए। मेरे विचार से एक तो उन्होंने ये जो पिटीशन डाली वो गलत थी, पिटीशन उन्हें ये नहीं डालनी चाहिए थी। उन्हें ये कहना चाहिए था, बिल्कुल इंश्योर करना चाहिए था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था 8 अक्टूबर 2013 का, उसमें बाकायदा लिखा है कि अगर कहीं भी जरा सी भी कोई सवाल खड़े होते हैं, कोई उस पर क्वेश्चन मार्क होता है, तो वीवीपैट की पर्चियों की गिनती कराई जाए। इसका मतलब यह है कि सारी वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होनी चाहिए 100%। तो 50% के लिए आप क्यों जा रहे हो? आप विपक्ष को ये समझना चाहिए था। मैं नहीं जानता कि उन्हें किस तरह की सलाह दी गई, क्या किया। उन्हें समझना चाहिए था कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उसमें कह चुकी है अगर कहीं गड़बड़ी होती है और सवाल खड़े होते हैं तो 100% जो वीवीपैट की पर्चियां उनकी गिनती होनी चाहिए। अब देखिए हुआ क्या, बड़ी मजेदार बात है। आप देखिए कि लोकतंत्र का कैसे मजाक किया, उड़ाया जा रहा, और अफसोस कि सुप्रीम कोर्ट भी उसमें शामिल है मजाक उड़ाने में, उस व्यवस्था को, जो गलत व्यवस्था है उसको संरक्षण देने में। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं 50% नहीं, केवल एक विधानसभा क्षेत्र से 5 पोलिंग बूथ की पर्चियों की, वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होगी और किसी की नहीं होगी। विपक्ष ने कहा कि अच्छा चलिए ऐसी बात है तो उनको पहले करा लीजिए, अगर माने कोई गड़बड़ी है तो पहले पता लग जाएगी। वो भी नहीं मानी गई बात, और उसके बाद में उन पर्चियों की गिनती बाद में। और आपको मैंने अभी अभी बताया ये आरटीआई में जवाब है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन कहता है कि वीवीपैट की पर्चियों की गिनती का हमें पता नहीं है। इसका मतलब साफ है कि वीवीपैट की पर्चियों की गिनती हुई नहीं। तो जब हुई नहीं तो गड़बड़ी का कैसे पता लगेगी? और इलेक्शन कमीशन किस तरह से सरकार के हाथों का खिलौना बन चुका है, किस तरह से उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, आंख मीच के बीजेपी की सारी जो कमियां हैं, गलतियां हैं, सबको बिल्कुल आंख मीच के सब इग्नोर करता चला जा रहा है। ये स्थिति हमारे देश में है। सो ये जो लोकतंत्र को पूरी तरह से तबाह करने की एक साजिश चल रही है, ईवीएम उसमें एक बहुत बड़ा हाथ है। अफसोस सब जगह से उसको सपोर्ट मिल रहा है और लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे। विपक्ष भी जिस तरह से उसको करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, वो भी बिल्कुल मुर्दा हो चुका है। वो भी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। ये बड़े मजे की बात है, बड़े अफसोस की बात है। जी सर, चलते चलते लास्ट में मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश दे ताकि वो लोकतंत्र में कुछ अपना योगदान देने के लिए आगे बढ़े। मुश्ताक भाई, मैं तो आपको आपके माध्यम से पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया, मेरी बात सुनी, लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे एक मौका दिया आपने। मैं लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आज देश एक बहुत भयानक, बहुत ही गंभीर खतरे से गुजर रहा है, लोगों की कल्पना में नहीं है। और वो खतरा न केवल ईवीएम है, आने वाले समय में ईवीएम में भी और जो साजिश है वो की जा रही है। ईवीएम को कंप्यूटर से पूरी तरह से जोड़ा जा रहा है, नेट से, और ये कहा जा रहा है कि मानो कोई व्यक्ति जो है असम में है, अगर असम से जो वो व्यक्ति जो है
कोई असम का व्यक्ति लड़ रहा है चुनाव और उसके जो वोटर हैं मानो बॉम्बे में बैठे हैं आपके यहाँ पे या बेंगलोर में बैठे हैं, तो वहीं से बैठे बैठे वो उसको वोट दे देंगे। अब आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। तो कितनी भयानक स्थिति आगे होने जा रही है, इसकी कोई कल्पना नहीं है। लोगों को पता नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल 2020 से उस पर काम भी शुरू कर दिया है और 2024 के जो चुनाव है, हालांकि मैं ये मानता हूं कि 2024 का चुनाव इस देश में होगा नहीं, मोदी जी उससे पहले ही राजतंत्र की पूरी तरह से घोषणा कर देंगे, उसमें वो होने जा रहा। खैर, अब मैं आता हूं इस बात पे, जो ये कानून है, कृषि कानून, ये तीनों कृषि कानून इस देश को तबाह करने वाले हैं। केवल किसान तबाह नहीं होगा, इससे पूरा मजदूर तबाह हो जाएगा, इस देश का आम आदमी तबाह हो जाएगा और छोटा व्यापारी जो है वो तबाह हो जाएगा। ये इस कानून की स्थिति है। इसीलिए मैं लोगों से बहुत विनम्रता से निवेदन करता हूं, ये 23 पेज का टोटल कानून है। जो किसान के साथ में व्यापारी का एग्रीमेंट वाला कानून है वो 11 पेज का है और उसमें भी धारा 3, 4, 5, 6, 7, धारा 10, 13 और 14, धारा 11 और धारा 18, 1920, बस इनको पढ़ लीजिए। बहुत अच्छी तरह से आपको सारा कानून समझ में आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से तबाही का कानून बनाया गया। ठीक इसी तरह से जो दूसरा कानून है जो निजी मंडियों का है, मंडी समिति के सामने, उस कानून में वो भी 10 पेज का है और उसमें भी धारा 3 से लेकर 7 और बाद में धारा 13 से लेकर 15 तक, ये महत्वपूर्ण है। इनको आप पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगी। और 1.5 पेज का वो है जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो संशोधन किया गया, मात्र 1.5 पेज का। टोटल ये 23 पेज के कानून है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, विशेषकर जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन सबसे कहूंगा साथी ये लाके पढ़ें और समझें कि कितना भयानक षड्यंत्र जो है किया गया है इस देश को अंबानी और अडानी जैसे पूंजीपतियों के यहां गिरवी रखने का। जो मोदी जी ने ये षड्यंत्र पूरा किया है, पूरा देश तबाह हो जाएगा। आने वाले समय में किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो पढ़ें। लोग कहते हैं कैसे, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं, 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। एक धारा 3 में एग्रीमेंट है जो किसान के और व्यापारी के बीच में हो। उस एग्रीमेंट में लिखा है कि किसान की जो जमीन है उस पर व्यापारी कौन सी फसल उगाना चाहेगा, उसकी क्वालिटी, उसकी डिग्री, उसका ग्रेड और उसकी स्टैंडर्ड क्या होगा। साथ में उसके लिए बीज, खाद, उसके लिए कीटनाशक, उसके लिए यंत्र, उसके लिए टेक्नोलॉजी वही व्यापारी उपलब्ध कराएगा जो उससे एग्रीमेंट कर रहा। तो इसका मतलब यह हो गया कि बीज भी वही व्यापारी बेचेगा, खाद भी वही देगा, कीटनाशक भी वही देगा, यंत्र भी वही देगा, टेक्नोलॉजी भी वही देगा। इसका मतलब जो ये काम करते हैं व्यापारी, वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे और इन्हें वो अपनी शर्तों पे देगा। और जो उससे फसल लेगा, उस फसल में यह है कि जिस समय फसल कट के आएगी, तैयार हो जाएगी खरीदने के लिए, उस समय उसकी चेक करेगी। 3 बार उसकी चेकिंग होनी है, बोते समय और जब फसल बड़ी है उस समय, और फिर जब कट के आएगी उस समय उसकी वो होगी। और क्या होगी, उसका ग्रेड, उसकी क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड चेक होगा। कौन करेगी? लैब करेगी। और लैब अब अपनी मध्य प्रदेश की आपने वो देखी है कि लैब की जो रिपोर्ट है उसे दिखाने को तैयार नहीं है। ये मध्य प्रदेश की अभी की रिपोर्ट है, हफ्ते भर पहले की। मतलब आपने चेक करा ली, वो कह रहे दोबारा चेक कराएंगे तो पैसे उसको देने पड़ेंगे 8,000। तो जब उस ग्रेड का, उस क्वालिटी का, उस स्टैंडर्ड का होगा तभी व्यापारी खरीदेगा, अन्यथा नहीं खरीदेगा। अगर उसका नहीं हुआ तो नहीं खरीदेगा। तो इसका मतलब यह कि अगर व्यापारी नहीं खरीदता तो किसान तबाह हो गया, फिर उसका कहीं बिक भी नहीं सकता। और दूसरा, एक पल को मान लीजिए कि जब पूरे देश में व्यापारी का और किसान का एग्रीमेंट हो गया तो जो पूरा अनाज है वो व्यापारी के पास चला गया। व्यापारी के पास चला गया तो जो एक कानून बना 2013 में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत 82 करोड़ लोगों को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो जो मोटा अनाज देने के लिए जो सारा है। इसका मतलब वो सब जो राशन की दुकान है वो बंद हो गई, उनके लिए सरकार के पास कोई अनाज नहीं है, कुछ नहीं है। और यही 2017 की नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उससे वो जो कह भी रहे हैं, ये मान के चली सरकार कि सरकार को पीडीएस सिस्टम से बाहर हो जाना चाहिए। मतलब 82 करोड़ लोगों को जो इस देश में खाने की जरूरत है उनको आप मार दीजिए। जब एमएसपी व्यापार के साथ में हो तो जो एमएसपी कह रही है सरकार की, मैं गारंटी दे दूंगी, एमएसपी का मतलब ही नहीं, क्योंकि उसमें कीमत भी तय हो जाएगी कि इस चीज की कीमत ये होगी। ये जो षड्यंत्र सरकार ने किया है ये पूरा देश से तबाह हो जाएगा। तो मेरा सबसे निवेदन ये है
इस किसान आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन दीजिए, जैसे भी सहयोग दे सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं। साथ में अंबानी, अडानी और रिलायंस, ये जो आपके लाला रामदेव, इनके उत्पादों का बहिष्कार करें। मेरा तो सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। यानी रिलायंस के जितने भी प्रोडक्ट है, रिलायंस के जितना पेट्रोल पंप है, रिलायंस का जियो और जो भी कुछ है उसका बहिष्कार करें। साथ में अडानी का फॉर्चून तेल, आटा, घी, चावल, दाल, जो भी कुछ उसका बहिष्कार करें। साथ में पतंजलि और रुचि सोया जो इसका है लाला रामदेव का, इनका पूरी तरह से बहिष्कार करें। और सबसे बढ़िया होगा कानून लेके पढ़ें, ताकि जो मैं कह रहा हूं उसकी सच्चाई आपको पता लगे और मोदी जी जो झूठ बोले उसका पता आपको लग सके। इतना ही मेरा संदेश। जी सर, आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया, साझा किया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। उसके लिए मैं आपका आभारी हूं सर। न्यू इंडिया न्यूज की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।